मैं हूँ रू और आप देख रहे हैं अनफिल्टर विद रू, जहाँ हम उन कन्वर्सेशन को स्पॉटलाइट देते हैं जो सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट तो है पर सिलेबस में नहीं होती। आज का एपिसोड सीएस एस्पिरेंट्स के लिए है जो प्रोफेशनल क्लियर तो कर चुके हैं पर कंफ्यूजन में है कि नौकरी में जाएं या अपना काम करें। अपना काम, अपने क्लाइंट्स, अपना ऑफिस और अपना स्ट्रेस। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो पाथ ब्रेकर्स जो ये जर्नी जी चुके हैं। सीएस अंकित ओबरॉय, जिनके पास 8 साल से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपनी सीओपी के फर्स्ट डे से प्रैक्टिस चुनी, और सीएस साजिद सैफी, जिन्होंने टेक्नो, मैट्रिक्स और जेपी ग्रुप में काम किया है और 6 साल से ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और अभी अपनी फर्म एस्टैब्लिश की है। वेलकम टू अनफिल्टर विद रू। आप दोनों ने अपना समय दिया, इट्स वेरी प्रीशियस टाइम में से निकाल के मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रू, आप इतना अच्छा इनिशिएट ले रहे हैं बच्चों के लिए कि उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए आप इतनी सारी इनिशिएटिव ले रही हैं अपनी टीम के साथ, अपने साथ, जो भी आप भी टाइम निकाल रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू रू फॉर इनवाइटिंग मी एंड यू आर डूइंग रियली ग्रेट। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आज का एपिसोड सीएस एस्पिरेंट्स के लिए है जो प्रोफेशनल क्लियर तो कर चुके हैं पर कंफ्यूजन में है कि नौकरी में जाएं या अपना काम करें। अपना काम, अपने क्लाइंट्स, अपना ऑफिस और अपना स्ट्रेस भी। नहीं होता फ्री काम करके तो देखो, फ्री काम इतने के साथ वाला तो आएगा। नहीं आता भाई, ये पर्सनल नहीं पता, एक्सपीरियंस। आजकल के सीएस स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रैक्टिस में जाए या फिर जॉब में। आपने प्रैक्टिस फर्स्ट डे से स्टार्ट करी है और आपने 8 साल कॉर्पोरेट किया और 6 फिर years. 6 इयर्स कॉर्पोरेट किया और फिर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो क्या फैक्टर्स देखने चाहिए अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस में जाना चाहता है? तो पहले सर बताएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो जैसे कि मेरा ऑब्वियसली कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है, सो आई वुड से कि कॉर्पोरेट में जाना ज़रूरी है बिकॉज यू विल गेट टू नो द कॉर्पोरेट कल्चर, हाउ बिग इंडस्ट्री रन एंड यू एक्सपोज विद बिग लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप फर्स्ट डे से अगर प्रैक्टिस में आएंगे तो आप उससे एक्सपोज नहीं हो पाएंगे। सो आप एक कंपनी में जाते हैं, वहाँ आपको पता लगता है क्या कैसा टेम्परामेंट है, क्या क्लाइंट क्या सोचता है, क्या उसको क्या चाहिए एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। सो मुझे लगता है फर्स्ट आपको कॉर्पोरेट से स्टार्ट करना चाहिए, देन उसको क्योंकि आप अपोजिट साइड भी आपको देखनी है ना। आप वन डे से प्रैक्टिस में आगे आपको पता नहीं होगा कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है, तो आपको दूसरी साइड का भी पता होना चाहिए, इसलिए आपको कॉर्पोरेट में जाना जरूरी। सर, आपने तो फर्स्ट डे से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, तो आपने कॉर्पोरेट क्यों नहीं करा? मेरा ये मानना है कि जितना टाइम मैं कॉर्पोरेट लगा के प्रैक्टिस में जाऊंगा तो शायद मेरी प्रैक्टिस उतनी और पीछे हो जाएगी। तो ये एक अपने प्रोस्पेक्ट्स की बात है कि आप क्या फील्ड चूज करते हो। लाइक सर का अपना अपना जैसे प्रोस्पेक्ट हुआ, बच्चे इसी चीज में बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमें पहले कॉर्पोरेट में जाएं, जॉब कर लें, थोड़ा अर्न कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करें। लेकिन जब तक आप अर्न करना स्टार्ट करते हो आपको एक फिक्स मनी की आदत हो जाती है, और जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो फ्रॉम द फर्स्ट से, तो आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट नहीं आता है, आपके पास आप 5 साल में अगर आप 1 लाख 2 लाख पर मंथ के पैकेज पे आ जाते हो, तो क्या आप सोच सकते हो कि आप 20-30,000 पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस? तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको सोचा ही है कि प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्ट फ्रॉम द डे 1, क्योंकि फर्स्ट डे से ही आपकी एक होता है ना कि घर की नींव जितनी जल्दी डालो उतनी अच्छी वो मजबूत होगी और घर भी उतना अच्छा ही खड़ा होगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस में ही आना है तो इतना नहीं सोचना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि आपका बेस अच्छा है, यू कैन बिल्ड क्लाइंट, तो आपको सर, प्रैक्टिस जिसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस का है ही नहीं, आपका था? सेम विद मी, मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। मेरे फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, फेथ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। तो आपको बनाना है ना, जरूरी तो नहीं है जो आज बिजनेसमैन है सबका बिजनेस बैकग्राउंड था। और वी आर नॉट इनटू बिजनेस, वी आर इनटू प्रैक्टिस। और ये प्रोफेशनलिज्म है कि आप कितनी अच्छी सर्विसेज क्लाइंट्स को दे पाते हो, आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उतना ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लिंक्स, कितना अच्छा आप लोगों से बिहेवियर आपका कैसा है, बात करने का, किस तरह से लोगों को अप्रोच कर सकते हो, इस चीज पे वर्क करना चाहिए। साजिद सर, जैसे आपका तो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड बहुत अच्छा खासा था, आपने इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी में काम भी किया है, फिर आपने प्रैक्टिस में क्यों आए? सो डे 1 से मेरी प्लानिंग थी प्रैक्टिस में आने की, बट ड्यू टू सम सिचुएशन आई हैड टू चूज जॉब। वैसे हम प्रैक्टिस, और आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग लाइक व्हाई वी शुड चूज प्रैक्टिस और जॉब। सो इट डिपेंड्स ऑन द
your market, your career goals, the present conditions, and what you want from a life. So मेरे साथ क्या था कि 2012 से 2016 तक मैं फैमिली से पैसा लेता था. सो दो रास्ते होते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के, एक डायरेक्ट सपोर्ट, एक इनडायरेक्ट सपोर्ट. डायरेक्ट सपोर्ट क्या है? यू स्टार्ट अर्निंग और आप पैसा घर से देना स्टार्ट करो. इनडायरेक्ट सपोर्ट क्या होता है कि आप घर से पैसा ना लो. सो मैंने ये सोचा कि अगर मैं 2012 से 16 तक पैसे लेता रहा हूँ, सो मुझे अब नहीं लेना चाहिए. सो फिर इसलिए मुझे जॉब में जाना पड़ा. और हाँ, जॉब में जाने के मुझे कुछ फायदे भी हुए. मुझे इंडस्ट्री कल्चर पता लगा, मुझे पता लगा कि क्या बंदा सोचता है सामने वाला, सामने जो अपोजिट चेयर पे बैठा है उसके क्या थॉट प्रोसेस है, क्या वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है. ठीक है, सो ये चीज़ सब पता लगी मुझे. सर, प्रैक्टिस शुरू करने का सही समय क्या है? मतलब जैसे आपने कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लिया, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट की और आपने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दी. तो अगर कोई स्टूडेंट, जैसे हमारी ऑडियंस में से कोई स्टार्ट करना चाहता है वो, या फिर अभी उसने प्रोफेशनल क्लियर किया है, तो वो कब, मतलब सही समय क्या है कि आज से कर दें या फिर कुछ समय वो कॉर्पोरेट में करें? आप दोनों से ही सवाल है. देखो, मेरा ये मानना है, जैसे मैंने अभी बताया, ये इट डिपेंड्स ऑन योर करियर गोल्स, मार्केट कंडीशंस. ये भी अब हमें नजर में रखना चाहिए कि क्या अभी क्या डिमांड है. अगर आपको लगता है कि आप डे वन से 2-3 महीने लगाने के बाद आप अच्छा कर सकते हैं, इवन इतना कर सकते हैं, यू कैन सर्वाइव, तो आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं. अगर आपके पास बफरिंग अमाउंट नहीं है सर्वाइव करने के लिए और आपकी फैमिली कंडीशंस भी वैसी नहीं है, तो मुझे लगता है आपको जॉब थोड़ा करना चाहिए ताकि आप यू कैन कलेक्ट अ बफर अमाउंट टू सर्वाइव. मैं इस चीज में ये ऐड ऑन करूंगा, जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिस का सही समय क्या है. सही समय कभी किसी को बता के नहीं आता, राइट. तो अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया कि हम एक पैसे की जो आदत हो जाती है, जब वो लग जाती है तो प्रैक्टिस में आना बहुत मुश्किल होता है. तो अगर प्रैक्टिस की अगर सही समय की बात करो, तो जब आपके दिमाग में आ जाएगी हाँ मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तब से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं 1 साल जॉब करूँ, 2 साल जॉब करूँ. प्लीज डोंट फिक्स दैट टाइम कि मतलब मुझे इतना टेन्योर फिक्स करने के बाद प्रैक्टिस करनी है. ऐसा कभी सोचोगे तो कभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हो सकती. और प्रैक्टिस इज नॉट इजी. मैं पहले ही बता दूं कि लोग समझते हैं ना कि जॉब इजी है या प्रैक्टिस इजी है, जॉब में तो इजीली चले जाएंगे. जॉब में भी आप चले तो जाओगे, बट जॉब में भी आपके ऊपर कोई बैठा है जो आपको हमेशा आप पे नजर रखेगा, आपको हमेशा चीजें बोलता रहेगा, तो आप इरिटेट होते हो जॉब में भी. बट प्रैक्टिस में आप सोचो ना, अपना घर का है, जो मर्जी करे सब कुछ कर सकते हैं. बट प्रैक्टिस में भी हमें कभी कभी संडे को भी ऑफिस आना पड़ता है ना. और क्लाइंट जब हमें सुनाते हैं ना, तो एम्प्लॉयर से भी ज्यादा गंदा सुनाते हैं कि कभी हमने कुछ चीज मिस हो गई. वैसे तो हम लोग प्रोफेशनल पूरा ट्राई करते हैं कि हम ना करें, बट ऑन द अदर साइड हम भी क्लाइंट्स को सुना सकते हैं कि हमारे पास भी एक चीज होती है कि वी आर द बॉस, कि मतलब वो अगर कंप्लायंस कहीं गलत कर रहे हैं तो हमें उन्हें गाइड करना है और हमें उन्हें थोड़ा हार्शली भी बोलना पड़ता है कभी कभी. बट एज अ एम्प्लॉय आप अपने एम्प्लॉयर को भी हार्शली नहीं बोल सकते. कभी वो चीज गलत करेंगे तो आपको सॉफ्टली ही समझाना पड़ता है. जैसे अब जस्ट लाइक मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्टनरशिप, मतलब मैंने फर्म स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिस फर्म, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रखना है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, या फिर मतलब पार्टनरशिप, किस स्ट्रक्चर में रखनी चाहिए? ये चीज आपकी बॉन्डिंग में डिसाइड करती है. आपके पास क्या फीजिबल पार्टनर है, आपको लगता है कि उसके साथ आप अपनी प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हो, तो आप पार्टनरशिप करो. अगर आपको लगता है पार्टनरशिप में, बहुत सारे पार्टनरशिप करते हैं हमारे प्रोफेशन में, सीएस और या सीएस भी पार्टनरशिप करते हैं. लेकिन क्या होता है ना कि पार्टनरशिप ज्यादा लंबी चल नहीं पाती. लेकिन एक ये रहता है कि आपका बॉन्ड कितना अच्छा बन रहा है किसी के साथ, होना चाहिए, या फिर पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप रखें. देखो, 3 तरीके से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड एलएलपी. सो मुझे लगता है 6 मंथ टू 1 ईयर आपको सोल प्रोप्राइटर करना चाहिए. उससे आपको पता लगेगा आर यू केपेबल इनफ टू हैंडल द थिंग्स, और आप इजीली हैंडल कर सकते हो. क्योंकि आप फर्स्ट डे पर एक पार्टनर सेलेक्ट कर लें, हो सकता है आप गलत पार्टनर सेलेक्ट कर लें, वो उससे आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं. तो पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएं, फिर आप ट्राई करें कि कॉन्ग्लोमेरेट पार्टनरशिप टाइप की, कि किसी सीए या एडवोकेट या किसी और प्रोफेशनल्स के साथ इंगेज हो, जिसके साथ आप प्रैक्टिस, या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो, बट हाँ डिफरेंट फील्ड का हो, जो सेम काम आप करते हैं वो दूसरा काम करता हो. सो आप उससे स्टार्ट करें. फिर 1-1.5 साल में आपको लगे कि ही इज अ सुटेबल पर्सन फॉर मी, देन पार्टनरशिप. उसके बाद आप एलएलपी करें. उससे एलएलपी बना से क्या होता है, ब्रांड वैल्यू बनती है आपकी. लेकिन हाँ, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम है, इजी टू स्टार्ट है. लेकिन एलएलपी थोड़ा कंप्लायंस बढ़ जाता है आपका, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाती है वो चीज.
सर जैसे अंकित सर आपने अपना स्टार्ट किया था घर से, पूरा फर्स्ट डे से जब से आपने स्टार्ट किया, तो कैसे मैनेज किया आपने? क्या इनिशियल डे में फिजिबल था घर से स्टार्ट करना? फीजिबल बनाना पड़ता है। देखो काम तो बहुत है कि मतलब चीजें घर पे नहीं हो पाता काम, ये वो एक स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया हमारा कोविड के बाद, ठीक है, उससे पहले की हमारी मेंबरशिप है। तो इसमें क्या रहता है कि उसके बाद लोगों ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया कल्चर, तो उनको पता चला कि घर से भी काम हो सकता है, ठीक है। और हमारे प्रोफेशन में क्या है, पहले से ही लोगों ने ये चीज इन्वेंट कर ली थी कि घर से काम कर सकते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि घर से हम लोग स्टार्ट करते हैं जस्ट टू सेव कॉस्ट, हमने एक कॉस्टिंग बचाई है। तो इसमें क्या होता है कि हम जितना जल्दी एक है, आजकल ऑप्शंस इतने अच्छे हैं कि आप किसी भी को वर्किंग स्पेस में एक सीट लेके काम कर सकते हो, अगर उसमें भी आपकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, 5 to 7,000 में आपको बहुत अच्छी एक सीट मिल जाती है, वहां बैठ के डेली जाओ, ऑफिस टाइम पे आप काम करो, बट घर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें एक लैपटॉप चाहिए और काम करना आना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं कि हमें काम ही नहीं आता, बस लैपटॉप लेके बैठे, कोई फायदा नहीं डिग्री का। सर प्रैक्टिस का स्कोप बहुत ब्रॉड है, तो जैसे हम प्रैक्टिस में आए, हम नए नए प्रैक्टिशनर हैं, तो मतलब अभी स्पेशलाइज किसी चीज में हो जाएं, फिर डाइवर्स सारी सर्विस करें। देखिए इनिशियल फेज में तो आपको डाइवर्सिफाई रखना पड़ेगा कि क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मुझे केवल एनसीएलटी ही पकड़ना है, तो खाली एनसीएलटी का अगर वर्क नहीं आता आपके पास स्टार्टिंग में, तो क्या आप कैसे सर्वाइव करोगे? जस्ट फॉर सर्वाइवल आपको स्टार्टिंग में डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा कि यस यू डू ऑल द थिंग्स। लाइक ऐसा नहीं कि खाली आप सेक्रेटरियल भी कर रहे हो तो सेक्रेटरियल आपके पास नहीं आ रहा वर्क, तो आपको दूसरे एजेंसीज में भी जाना पड़ेगा। लाइक आप कह सकते हो कि आप फसाई करते हो, आप पॉल्यूशन वाला करते हो, आप बहुत इतनी फील्ड्स हैं कि हमें खुद नहीं पता कि वाटर प्रिवेंशन वाला है, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। तो आपको उन फील्ड्स को देखना चाहिए कि जो हम लोग जो पूरे सीएस फर्टिलिटी में नहीं कर रहे चीजें, तो हमें उस चीज में जाना चाहिए कि हाँ अगर कोई ये सेक्शन नहीं देख रहा तो हम उस सेक्शन को पकड़ेंगे, तो मे बी यू कैन डेवलप योर प्रैक्टिस इन दैट सेक्टर। लेकिन वो जब पता लगेगा जब आप सारी चीज देखेंगे। हाँ। अगर आप एक पर टिके रहेंगे, ऑब्वियसली Right. इनिशियल डेज में आप सेलेक्टिव नहीं बन सकते, आपको थोड़ा टाइम चाहिए सिलेक्शन के लिए, एटलीस्ट 2-3 इयर्स। आपको पता लगेगा आपका कोर एरिया क्या बनता जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेज में आप सारा काम करिए एंड नेवर से नो टू एनीथिंग। कोई भी काम आए करो, खुद से नहीं आता, कॉन्टेक्ट टू योर पीयर कलीग्स, योर पीयर पार्टनर्स, योर सीनियर। कोई काम को अपन नो नहीं बोलना है, XYZ जो भी हो, आपने कांटेक्ट करना अपने सीनियर से, कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे काम कर सकते हैं आप, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं काम करने के। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए आप। सर आपकी फर्म तो इंटरनेशनल कंप्लायंस करती है, यूएसए, सिंगापुर, तो अगर एक सीएस इंडियन बैठा हुआ है यहाँ पर और उसको उस सेगमेंट में जाना है, तो वो कैसे एंट्री करे? देखो, इसके जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि ऐसी इंडियन एंटिटी जो आपकी क्लाइंट है उसकी फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है। सो एक तरीका ये हो सकता है जाने का। जैसे मेरा एक क्लाइंट है जिसकी फॉरेन सब्सिडरी है सिंगापुर में, सो मुझे उसका काम मिला। एक तरीका और है क्या कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं ग्लोबली, जैसे फीवर और आई फॉरगॉट द नेम ऑफ फ्यू वन। सो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। दे प्रोवाइड यू फ्रीलांसिंग वर्क, यू कैन चार्ज देम इन डॉलर्स, ओके। सो बहुत सारे वर्क, अब तो चैट जीपीटी आ गया है तो थोड़ा काम कम हो गया है। पहले वो टाइपिंग वाला काम भी देते थे फ्रीलांसिंग में, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। सर आपके जो प्रैक्टिस एरिया है वो क्या क्या है, और आप क्लाइंट को कैसे मतलब रिजॉल्व करते हो उनकी प्रॉब्लम को? प्रैक्टिस एरिया अगर देखा जाए तो अभी तो फिलहाल जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में तो हम सब करते थे कि जो भी चीज आए, माना आज भी नहीं करते हैं कि नहीं कि हम ये काम नहीं करते हैं, बिकॉज नो वर्क इज, कह सकते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता कि हम उसको छोटा मान के करेंगे तो नहीं। आज भी मेरे पास कोई डीएससी बनवाएगा तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, बट यहाँ ये है कि हम एक कोर फील्ड डिसाइड कर देते हैं। लाइक वी आर नाउ मोर इनटू एनसीएलटी, ठीक है। हम एनसीएलटी और लाइसेंसिंग वर्क ज्यादा देखते हैं कि अगर क्लाइंट का मेन काम है कि हमें उसकी चीजें रिजॉल्व करा के देनी है, अगर वो कहीं फंसता है कंप्लाइंस में, तो हम मेन ये रहता है कि हम लाइसेंसिंग के थ्रू उसके काम सारे करवाएं। मेन सेक्रेटेरियल, ट्रेडमार्क्स एंड एनसीएलटी, ये 3 हमारे कोर फील्ड हमने डिसाइड किए कि हम इन 3 फील्ड्स में अपनी एक्सपर्टीज क्लाइंट्स को देंगे। सर टीम का एक्सपेंशन कब करना चाहिए, मतलब पहले ट्रेनिंग रखनी चाहिए फिर सपोर्ट स्टाफ? तो मुझे लगता है इनिशियल डेज में थोड़ा ऑब्वियसली फीजिबल नहीं रहेगा, आपकी पॉकेट इसको अलाउ नहीं करेगी सपोर्टिंग स्टाफ रखने का। हाँ, एटलीस्ट यू कैन ट्राई वर्क अलोन एटलीस्ट 6 मंथ। जब आपका काम इस लायक हो जाए कि आप फुली इंगेज होने लगे हैं काम में, तब आप ट्रेनिंग से स्टार्टिंग कर सकते हैं या कोई बीकॉम ग्रेजुएट ले सकते हैं। वो आपका
एक फ्यूचर में एसेट्स बन सकता है, 3-4 मंथ्स बाद वो इतना काम करने लग जाता है कि एक नॉर्मल काम वो कर सकता है। अगर आप ही काम करेंगे तो आप फिर मार्केट से काम कौन लाएगा? सो एटलीस्ट इतना आप काम करने लगे कि एक बंदे को आप एंगेज कर सकें, तब आप ट्रेनिंग रखिए। तो एटलीस्ट यू कैन 1 to 6 months to 1 year आप अकेले काम कर सकते हैं एक ट्रेनिंग के साथ। उसके बाद 1-2 साल हो जाए, आपका थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाए, फिर आप सपोर्टिंग स्टाफ रख सकते हैं या पीयर पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये था कि मतलब स्टाफ रखना जब डिपेंड करता है कि आपके ऊपर काम का प्रेशर कितना आ रहा है। पता चले साल भर में भी आपका काम इतना नहीं है कि आप किसी को दे पाओ, उसको एंगेज रख पाओ, तो जो आपके अंदर ट्रेनिंग कर रहा है उसकी ट्रेनिंग भी खराब है और प्लस आपका भी एक तरह से एक्सपेंस जारी है। तो मेन ये है कि स्टार्टिंग में अपना प्रैक्टिस डेवलप करने पे फोकस करो कि इतना काम उठा पाओ कि यू आर फुली एंगेज इन दैट वर्क। शुरू में जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो इतना काम नहीं आता कि आप पूरे दिन बैठ के काम करे जा रहे हो, बट काम करना ही है। तो ये कि आपको अपनी नॉलेज भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। आप किसी स्टाफ को बिठा भी रहे हो, लाइक सपोर्टिंग स्टाफ है या फिर आपके आर्टिकल्स है, तो ऐसा नहीं हो कि वो आपसे ज्यादा चीजें जानते हो। अगर आपको अपनी नॉलेज अपग्रेड नहीं होगी तो आप स्टाफ को रखने का कोई मतलब नहीं है। कि आपको पहले अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी है। आपको लगता है कि यस यू कैन ट्रेन देमसेल्व्स, मतलब उनको अच्छे से कर सकते हो, तो तब आप स्टाफ रख सकते हैं। सिंपल। सर, आप दोनों की फर्म्स में ट्रेनिंग्स काम करते हैं, तो आपके क्या पैरामीटर्स हैं कि ट्रेनिंग्स को, मतलब सेमी क्वालिफाइड को जब आप चूज करते हैं तो आप किन पैरामीटर्स को चूज करते हैं? पैरामीटर्स सिंपल है, मुझे चाहिए हार्डवर्किंग, कि ऐसा ना हो कि आप अगर किसी से सीखने आ रहे हो, वो आपका ट्रेनर है, वो आपको टाइम दे रहा है, वो आपको चीजें सिखा रहा है, तो आपको उस चीज में उसको सपोर्ट करना है। कि आपको अगर कोई काम मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि देखो हमारे पास सारी चीजें हैं, हम अभी इतने ईयर्स की हमारी प्रैक्टिस हो गई है तो ड्राफ्ट हमारे पास सारे होते हैं, करने को कुछ भी हम आर्टिकल्स को दे दें कि लो आप ड्राफ्ट पकड़ो अपना काम कर लो। बट ऐसे ही अगर ड्राफ्टिंग वाला काम करना है तो वो तो कोई भी करवा लेगा। मैं बीकॉम पास भी रख लूंगा तो मुझे आर्टिकल रखने की जरूरत ही क्या है। तो बात ये है कि हम आर्टिकल से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी थोड़ी जो बेसिक्स हैं, कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई काम आपको मिल रहा है, तो पहले उसको आप चीजें समझो कि वो प्रोविजन क्या बोलता है। अगर आप 2 काम भी कर रहे हो तो उन 2 काम के प्रोविजन आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप वो काम अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो काम आप मर्जर भी करोगे, रजिस्टर ऑफ शिफ्ट भी करोगे, आप बड़े बड़े आईबीसी सब काम कर लोगे, लेकिन आपको प्रोविजन नहीं पता तो काम सीखने का भी कोई फायदा नहीं। तो अपनी ट्रेनिंग्स के साथ आप जो काम होता है वो स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, मतलब किस हिसाब से उनको बताते हैं कि देखो काम तो अगर मेरे पास 3 लोग हैं या 4 लोगों का स्टाफ है या आर्टिकल से सेमी क्वालिफाइड है, तो हमें पता है कि किसको कैसा काम देना है। अगर हम आर्टिकल्स को कोई काम दे रहे हैं तो हमें पता है कि उनको हम उनकी ड्राफ्टिंग हमें इम्प्रूव करानी है, तो उनको उस तरह का काम दिया जाता है। तो हम ये देख पाते हैं कि उनकी स्किल्स कितनी डेवलप हो पा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोविजंस सारे देते हैं कि आप इसको पढ़ के मुझे बताओ कि ये प्रोविजन ऐसा बोलता है। या फिर हम उन्हें केस लॉ देते हैं कि इस तरह का केस आया है, जो भी क्लाइंट्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं, तो हम उनको भी वो वर्क पे लगाते हैं जिससे कि वो लोग भी सीख पाए चीजें। तो हम भी उस चीज पे रिसर्च करते हैं, उनको भी साथ में बिठा के फिर डिस्कस करके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, देन वी विल गिव आवर ओपिनियन टू द क्लाइंट्स। सर, जैसे कोई फ्रेशर सीएस ट्रेनी आया आपके पास, तो आप उसे कितना टाइम देते हैं कि जब तक सीख ले, या फिर आपको लगे कि हाँ इतना टाइम तो इस ट्रेनी को देना चाहिए सीखने के लिए? सीखने के लिए तो पूरा टाइम है। आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है तो आपको सीखना ही है 21 मंथ्स। बट क्या होता है कि आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स में पता चल जाता है ट्रेनर को कि आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रेनर आप कितना काम निकलवा लेगा ट्रेनर आपसे। शुरू के 1 मंथ तो आपको ढंग से सिस्टम भी चलाना नहीं आता है, कि वर्ड एक्सेल तो आपको ट्रेनिंग खत्म होने तक भी पूरा नहीं आता है। तो बस यही रहता है कि चीजें सारी ढंग से वो जितना अच्छा ग्रैब कर रहे हैं, बस हमें वो चीज देखनी होती है। हमें ये नहीं देखना कि हम उनको 6 महीने के अंदर सीएस तैयार करके दे देंगे। बट तो इंस्टीट्यूट ने भी वो टाइम डिसाइड किया हुआ है, तो उसको हमें टाइम देना चाहिए। सर, आप किन स्किल्स के थ्रू उनको चुनते हैं अपने ट्रेनिंग्स को कि ये स्किल्स होनी चाहिए? देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इंटरव्यू में कोई लॉ के क्वेश्चन नहीं करता, कोई कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन नहीं करता। बस मैं इंटरव्यू करता हूँ, सामने वाले बंदे को बस देखता हूँ, मैं चीजें पूछता हूँ, वो फिट हो रहा है वो देखकर मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि बंदा इस पोजीशन पर आया है, इंटरव्यू देने आया है, तो लॉ तो उसको आता होगा। इवन मुझसे ज्यादा सेक्शंस आते होंगे उससे, क्योंकि वो अभी फ्रेश पढ़कर आया है, फ्रेश माइंड है उसका। मुझे वही सेक्शंस आते होंगे जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सारे सेक्शंस नहीं आते होंगे। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ बस देख कर के हाँ वो काम कर लेगा। लॉ आता है, लॉ तो उसको आता ही होगा, और 2-3 मंथ्स में वो इतना लायक हो जाता है या हो जाती है कि वो इजीली हैंडल कर सकता है कुछ काम ऐसे। सर, वो
क्या गलतियां हैं जो नए प्रैक्टिशनर्स को नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, जो मे बी आपने करी हो, आप उनको एडवाइस देना चाहें? गलतियां हाँ। गलतियां तो देखो बहुत होती हैं, बिना गलतियों के कभी कोई काम नहीं होता। अगर क्योंकि गलती करते हैं तभी सीखते हैं, तो हम एडवाइस तो यही करेंगे कि गलतियां करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती से बचो, मतलब प्रोविजनल गलती मत करो कि मतलब आप किसी सेक्शन में या किसी एक्ट की या फिर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में गलती करो। वो हो सकती है क्लैरिकल एरर हो जाए कुछ ऐसी, लेकिन इंटेंशनली नहीं होनी चाहिए। और गलती अगर प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, क्लाइंट्स के लिए हमें जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो क्लाइंट्स के साथ ये रहता है कि कभी हमें ना एग्रेसिव बिहेव नहीं करना चाहिए क्लाइंट्स के आगे। कभी क्या होता है, हम लोग गुस्से में पैसा नहीं दे रहा या कुछ कम कर रहा है, तो हम लोग कर देते हैं कि हाँ भाई, गुस्से में बोल दिया कि ठीक है सर मुझे नहीं करना काम इस तरह से। तो मतलब एग्रेशन नहीं, आप पोलाइटली बोलो कि ठीक है सर, देखो मार्केट में आपको मिल जाएंगे काम वाले। तो काम के लिए कभी भी एग्रेशन में नहीं आना कि, और हमेशा उन्हें पोलाइटली समझाना है। अगर वो समझता है तो ठीक है, अगर नहीं समझता तो मे भी किस्मत होगी या फिर चीज है कि आपको नहीं मिल पा रही चीजें, तो ठीक है। तो एग्रेशन नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिस में, तो वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। बाकी टाइम के साथ सब सीख जाता है। सो मुझे लगता है, हम कभी कभी भावनाओं में बहकर ओवर कमिटमेंट कर देते हैं क्लाइंट से। सो अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवर, ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ओवर कमिटमेंट की होती है। सब आपका स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइन होना चाहिए, ओवर कमिटमेंट ना हो, और टाइमलाइन उसको ज्यादा से ज्यादा दो और कम टाइम में काम करके दो। इससे आपकी इमेज अच्छी होगी। अगर आप बोलते हो सर मैं कल तक कर दूंगा और आप 5 दिन का टाइम लगाते हो, तो उससे आपकी इमेज खराब होती है। सो आप जो भी काम करें तो उसको ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी करने का। और ऑब्वियसली प्रोविजन की गलतियां तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। टाइम लग जाए बट इतना भी ना लगे कि क्लाइंट आपका परेशान हो जाए, उसको कुछ काम कराना है अर्जेंट। सो सपोज किसी की फंडिंग आई है और फंडिंग को जब तक यूज नहीं कर सकते तो पास थ्री फाइल नहीं होगा। तो अब ऐसा भी ना करें कि पास थ्री मैं इतना टाइम लगा दिया, बंदे को फंड यूज करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हम अवॉइड करनी चाहिए। सर जैसे मोटिवेशन क्या रहती है जब जैसे आप दोनों ही स्टार्टिंग फेज में काम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और काम मिलने के बाद पेमेंट नहीं हो रही है, क्लाइंट डिले कर रहे हैं, अब दे दूंगा कल दूंगा, तो आपको जैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान, तो आपकी क्या मोटिवेशन थी उस टाइम? देखो ऐसा रहता है कि क्लाइंट काम होने के बाद, आज की डेट में भी मैं बोलूंगा कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, करते हैं। बट हमें क्या है कि जब हमें पता है कि उस क्लाइंट से पैसा आ जाएगा, तो इतना पीछे नहीं लगना चाहिए। एटलीस्ट आपकी एनर्जी दूसरी जगह यूज करो, आप काम उठाने में यूज करो। देखो अगर वो बैड डेब्ट्स होना है, आप वही काम तो छूटेगा, जैसे अभी पहले डिस्कस होगी 50% पहले लो, एटलीस्ट आपका 50% कॉस्ट रिकवर हो जाती है पहले। तो बाद की बची हुई जो कॉस्टिंग है, एटलीस्ट ये रहता है कि आपको उस टाइम पे नहीं रिकवर हो रही तो बाद में हो जाएगी। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं। हम लॉफुली जा सकते हैं, अनलॉफुली भी बहुत लोग जाते हैं। पर ये है कि लॉफुली जाएंगे तो हम कंप्लाइंस को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर है। तो हमेशा डिमोटिवेट इस चीज में नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप पोलाइटली क्लाइंट से जुड़े रहेंगे तो मे बी वो आज नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में पैसा दे देगा, तो वो बैड डेब्ट्स नहीं होगा आपका। तो थोड़ा उस चीज में पेशेंस रखना चाहिए। सर आपका बैकग्राउंड तो कॉर्पोरेट का भी है और प्रैक्टिस का भी है, तो मतलब आपका जो नजरिया है वो क्यों शिफ्ट हुआ प्रैक्टिस की तरफ? सो बहुत सारे रीजन है इसकी वजह से। मतलब मुझे कॉर्पोरेट कल्चर भी देखना था, जैसे मैंने पहले बोला आपको, हमें उस साइड टेबल के पीछे क्या हो रहा है वो भी जानना था। सो एक फ्रेश मैं कंपनी सेक्रेटरी बनता तो शायद मुझे पता नहीं लग पाता कि कॉर्पोरेट में एक्चुअली कैसे वर्क होता है। सो कॉर्पोरेट में गया, मुझे पता लगा हाउ बोर्ड मीटिंग जनरली है, जनरल मीटिंग्स कैसे होती हैं, कैसे मैनेजमेंट रन करता है, कैसे बड़ी कंपनी रन करती है, कैसे आपस में डेटा फ्लो होता है। तो जो आपका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था उसने प्रैक्टिस में हेल्प करी आपकी? बिल्कुल हेल्प की। मुझे समाव ड्राफ्ट्स पता लगे क्या, ऑब्वियसली मैं फ्रेशर आता तो मेरे पास फॉर्मेट्स नहीं होते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास फॉर्मेट्स नहीं होते, मेरे पास मुझे सर्कल भी नहीं मिलता। यहाँ मैं सीए से मिला, डिफरेंट मैं लॉयर से मिला, मेरे जो भी कलीग्स थे वो भी मेरे क्लाइंट बने। सो समाव मुझे सपोर्ट तो मिला है और एक इंडस्ट्री नॉलेज भी गेन हुई है मुझे। सो बेटर था मेरे लिए। तो आप दोनों का डेली रूटीन क्या रहता है? मतलब जैसे अब आप ईडीपी सेशंस भी लेते हो और मैंने तो आपका ईडीपी सेशन लिया है, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो मस्ट मतलब इनका अटेंड करना ही करना है, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा बिल्कुल माइंड ऐसा हो जाता है ना, अरे प्रैक्टिस में ही जाना है बिल्कुल। मैम क्लैरिफाई कर दीजिए, इनका सर आप दोनों का ही। अच्छा ठीक है सर। तो सब मतलब मैनेज कैसे करते हो कि आपका ऑफिस और ईडीपी और बाकी सब चीजों को? सो जी 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 सर आपका तो फैमिली भी है, तो आप पहले स्टार्ट बताएं।
फैमिली है तो मे भी हो सकता है, इसलिए सपोर्ट भी अच्छा रहता है। एक रहता है ना कि जैसे पेरेंट्स भी हैं, वाइफ भी, अब तो बेबी भी है, तो इस चक्कर में रहता है ना कि चलो सब कुछ मैनेज करना है। तो पहले भी चल रही थी लाइफ तो, लेकिन क्या होता है कि हम सोचते हैं ना ज्यादा, तो चीजें ज्यादा ओवर बर्डन लगती हैं। बट अगर हम फ्लो के साथ चलते हैं, लाइक हमें, मुझे पता है कि देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ईडीपी सेशंस लेने जा रहा हूँ, तो मे बी सोसाइटी के लिए भी काम करना जरूरी है। मे बी वो बच्चों को हेल्प मिल रही है हमारे एक्सपीरियंस से, मे बी इंस्टीट्यूट को अगर चाहिए कोई कि भैया सेशंस ले बच्चों का, तो वो हमें शायद इतना अच्छा समझ पा रही है कि हम बच्चों का नॉलेज और स्किल्स अपग्रेड कर पा रहे हैं, मे बी इसलिए वो हमें सेलेक्ट कर रही है। तो हम सोसाइटी के लिए, अपने लिए, सबके लिए काम करना चाहिए। वी आर इनटू मोर सीएसआर, ठीक है ना। हम सीएसआर को फॉलो करवाते हैं, तो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इस सेंस में भी आती है कि हम अपना ऑफिस भी देखें, इंस्टीट्यूट की भी हेल्प करें, सारी चीजें, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमें मेंबर बना के इतनी चीजें उसने हमें प्रोवाइड करी हैं, तो इट्स ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक। तो सर जैसे ईडीपी सेशन लेते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि क्योंकि अभी एग्जीक्यूटिव के बच्चे मार्केट में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, तो आपका पीओवी क्या रहता है कि इनको क्या समझाया जाए? इनको वो चीज समझानी चाहिए, लाइक जो हमने गलतियां करी हैं, जो हमें शायद कोई बताने वाला नहीं था, है ना। एक रहता है कि मे बी जब हमने ईडीपी ली थी, उस टाइम पे वो चीजें नहीं बताई जाती थी जो शायद हम अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को बता पा रहे हैं, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है कि उन्होंने शायद वो चीजें नहीं देखी थी। हमने जो अपने एक्सपीरियंस से किया, तो मुझे तो ये लगता है कि मेरे शायद छोटे भाई बहन है सारे, तो ये इतना अच्छा मार्केट में जाके करेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम भी होगा, और मे बी कहीं ना कहीं वो हमारे थ्रू जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमसे लिंक रहेंगे हमेशा वो। तो ये कि सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो मेरे को तो अच्छा लगता है लोग मुझसे जितना ज्यादा सोशलाइज हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें मैनेज रहें और टाइम मैनेजमेंट बना रहे, ऑफिस के लिए भी और ईडीपी, और जो भी चीजें हम करते हैं क्लाइंट्स के लिए भी, वो सारा बना रहे। So, मैं तो जनरली फोकस करता हूँ जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम कम्युनिकेटिव फेस करते हैं, सो वो ईडीपी का ऐसा मोमेंट होता है, ईडीपी खत्म होते ही मोस्टली बच्चे डिसाइड करते हैं इंटर्नशिप करने का। सो इंटर्नशिप में जाते ही उनको कुछ, अगर वो कंपनी चूज करते हैं, क्योंकि आई हैव कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, सो कॉर्पोरेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी सेक्रेटरीज को, और वो कैसे सॉल्व हो सकती हैं। सो आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉब्लम्स एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस। सो मैं यही ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसा उनको बताएं। मैं प्लेन रीडिंग, ऑब्वियसली लॉ तो पढ़कर आए हैं, अब मैं एक स्लाइड लगाकर सीधे पढ़ने लगूँ सेक्शन 96 टॉक अबाउट दिस, रेगुलेशन दिस, इट्स बेटर टू गिव देम अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ऑब्वियसली 3 आवर्स में उतना नहीं दे सकते, बट कुछ पॉइंट्स पर इतनी अच्छी से आप डिलीवर कर सकते हैं, वो उनके आपके उसके दिमाग में रहेगा, और वो इन फ्यूचर जब इंटर्नशिप करेगा या सीएस बनेगा, तो वो अपने बॉस को बता सकता है या खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है उस चीज को। सर आप एनसीसी कैंडिडेट भी थे और यूपीएससी एस्पिरेंट भी रहे हैं, तो मतलब जो वो चीजें थी क्या आपके अब काम आ रही हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे पहला डिसिप्लिन मस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड, नॉट नेसेसरी इन द सीएस। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्सपाइजेड, इवन आप एक शॉपकीपर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एनसीसी एंड यूपीएससी टॉट यू डिसिप्लिन। सर ऐसी कौन सी चीजें सीएस एस्पिरेंट को यूपीएससी और एनसीसी से सीखनी चाहिए? So obviously, if I talk about NCC, so I used to wake up early at 4 or 4:30. Are you early person or? I used to be, but no longer now. सर एक सेगमेंट है फन राउंड का, मैं स्टेटमेंट बोलूंगी, आपको बताना ट्रुथ या फिर मिथ, ठीक है? कमेंट भी कर सकते हैं आप। प्रैक्टिस में पैसा लेट आता है, पेशेंस पहले चाहिए। Truth, but इससे पहले क्लाइंट भी आना जरूरी है। सर काला जादू करके क्लाइंट को बुला सकते हैं? हाँ, उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ एक कुछ अलग से हायर कर लिया जाए। लेकिन कोई हम हायर कर सकते हैं बंगाल का बंदा इसके लिए। अगर कोई बंगाली के प्राणी यहाँ देख रहे हो तो कृपया करके संपर्क करें। एक ही कंप्लाइंस एरिया में एक्सपर्ट बनना ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, तो इनिशियली नहीं, लेकिन हाँ लेटर ऑन ट्रुथ। पीसीएस फर्म सिर्फ बड़े सिटीज में ही चलती है। ट्रुथ, क्योंकि ना इसके लिए मैं कमेंट करूंगा कि क्या रहता है कि पीसीएस फॉर्म अगर आप प्रॉपर बोल रहे हो, तो अभी छोटी सिटीज में एक रहता है ना कि अभी हमारे आईसीएसआई के ब्रांड अवेयरनेस चल रहा है, लेकिन क्या रहता है कि छोटी सिटीज में अभी सीएस को नहीं जाना जाता। तो मतलब हमें स्टार्टिंग, अगर कोई फर्म खोल रहा है पीसीएस, वो स्टार्ट तो कर सकता है फॉर्म, बट वो स्टार्टिंग अपनी जीएसटी और इनकम टैक्स से ही करता है, क्योंकि लोगों के बीच में, क्योंकि उनका डे टू डे वर्क ही इनकम टैक्स और जीएसटी का है।
तो इसलिए अब ये कह सकते हैं छोटी सिटीज में स्टार्टिंग जीएसटी इनकम टैक्स से करते हैं और बड़ी सिटीज में ही सीएस फॉर्म चलती है। तो सर मेन। जो छोटी सिटीज में ट्रेनी है जिनको फर्म में जाना है तो वो फिर मतलब दिल्ली या फिर मुंबई पुणे जैसी जगह पर शिफ्ट हो या फिर वहीं करें? वहाँ कर सकते हैं, उनका एक्सपोजर अलग होगा, वो सेक्रेटेरियल भी करें साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप छोटी सिटी में बैठ के बड़ी सिटी का काम नहीं कर सकते। आप कोलैबोरेशन करिए, आप बड़ी सिटीज में जाके मिल के आइए, दूसरे प्रोफेशनल से क्लाइंट से मिलिए, आप रेगुलर रहिए अपने, मतलब आप महीने में 2 से 3 चक्कर लगाइए सिटीज के, क्योंकि प्रैक्टिस करने बैठे हो आप तो आपका काम ही ये है कि आपको घूमना है और काम उठाना है। तो आप सिटीज में जाके बोर्ड ऑफ मेंबर से मिलिए, कंपनीज में अप्रोच करिए, तो काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपके ऑफिस आके सब चीज देख रहे हैं, आपको काम करके देने से मतलब है, तो आप दे सकते हैं। सर आपकी फर्म तो गुड़गांव में है, तो मतलब आपका भी यही मानना है कि छोटी सिटीज में नहीं? शायद क्योंकि छोटी सिटीज में सिर्फ काम मिल सकता है आपको इनकम टैक्स का, जीएसटी का। वहाँ सीएस को नहीं जानते, वहाँ सीए को भी शायद इतना अप्रोच नहीं करती जितना वो वकील को अप्रोच करती है। सीएस को भी वहाँ वकील साहब बोलते हैं। सर हर क्लाइंट के साथ दोस्ती जरूरी है? नहीं, मिथ। नहीं, तो सर फिर आगे काम दोस्ती मिलने से पैसा नहीं मिलता, फिर दोस्ती होने से ना पैसा नहीं मिल पाता। सर क्लाइंट बनाना इजी है, मेंटेन करना पैसा। राइट, बिल्कुल करेक्ट। फ्री काम से नाम नहीं होता। बिल्कुल होता है, मिथ। नहीं होता, नहीं होता, सर नहीं होता। फ्री काम करके तो देखो, फ्री काम इतने के भाई बहुत काम किए हैं। नाम होता है ना, बिल्कुल होता है। एटलीस्ट ये है कि आप ये नहीं कि सारे काम फ्री करेंगे, लेकिन ये रहता है कि अगर आप कोई फ्री काम कर रहे हो तो एटलीस्ट वो ये बोल सकता है ना कि वो आपको क्लाइंट दूसरा दिलवा देना। ऐसा तो चलता है। कोई फ्री काम लेके लौट के आता ही नहीं। वो नहीं आएगा, उसके साथ वाला तो आएगा। नहीं आता भाई। सर पर्सनल यहीं पर हम एक्सपीरियंस। अभी आज तक न्यूज को बुला के एक बार आप सिस्टम को करवा देते हैं डिबेट। सबका अपना अपना रहता है इसमें कि किसी कैसी प्रैक्टिस चल रही है, कैसा रहता है, तो रिलेशन बिल्डिंग एक्चुअली यार भाई अर्न बहुत करते हैं, ठीक है, तो हाँ। इनको टेंशन नहीं है, फ्री काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम हमारी अर्निंग उतनी नहीं है, सो फ्री करने में डर लगता है। सर दोनों ही अर्न अच्छा कर रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट में आए हैं तो। जी, हमारे इनकम टैक्स मैडम फाइल करेंगी, आईटीआर अभी फाइल हुई नहीं है। कंप्लाइंस प्रैक्टिस में पैसा कम है। कंप्लायंस प्रैक्टिस में पैसा कम है, मिथ। मिथ। बहुत सारे। पैसा कंप्लायंस में ही है, आप कंप्लायंस कराओगे तभी तो पैसा लोगे। एक काम करिए, आप किस कंपनी के पास जाइए, अगर उसने कंप्लायंस नहीं किया फिर उसकी कॉस्ट देखिए, और उसने कंप्लायंस किया है फिर उसकी कॉस्ट देखिए। एक फॉर्म के मैंने 58,000 पे किए थे, जिसके पे होते 600 रुपीज। सो कंप्लायंस में पैसा है, अगर कंप्लायंस करोगे तो कॉस्ट बचा सकता है ना। सर सोशल मीडिया पे जो एक्टिव सीएस का ट्रस्ट ज्यादा होता है क्लाइंट का? सोशल मीडिया पे क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हो हम्म। और साजिद सर तो बहुत ही एक्टिव है। तो अपना ओपिनियन दीजिए इस पर। उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है, अभी पूछ रहे हैं। हाँ, क्लाइंट्स का जैसे कि सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव है तो सब जाके सबसे आजकल यही है कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जाके पहले उनकी प्रोफाइल चेक की जाती है। डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या डाल रहे हैं। कि भी सबसे बड़ी बात कंटेंट की है कि आप कंटेंट जो डाल रहे हैं, तो मे बी क्लाइंट उस चीज पे आपको अप्रोच कर सकता है ना। कि आपको अगर क्लाइंट नहीं भी बन रहा और बन भी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रोच करूंगा, सर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ऐसा नहीं होता। वी कैन गिव आवर लिंक्डइन आईडी। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में और रह के आजकल लोग इंस्टाग्राम का यूज ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर भी लोग आजकल अपने पर्सनल थॉट ज्यादा डाल रहे हैं, और ये भी लोग डिबेट्स करने लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो लिंक्डइन में थोड़ा स्पॉइल होने लगा है। सर क्लाइंट से पैसे मांगना सबसे मुश्किल काम? हाँ, पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ट्रुथ, और ये मेरे ख्याल से सबसे टफ पार्ट यही हो जाता है। अगर तो जो क्लाइंट देखो मांगना, जहाँ मांगना वर्ड आ जाता है ना, वो मुश्किल है। जो क्लाइंट खुद ही देता है ना, वहां तो फिर मांगने वाली चीज ही नहीं आई। आपका काम हुआ, क्लाइंट खुद कहता है कि सर बिल रेज करो, तो पैसा आ जाता है। जहाँ मांगना पड़ता है वहां तो फिर वो सबसे टफेस्ट तो फिर आप उनका दोबारा काम करते हैं? डिपेंड करता है कि नेक्स्ट टाइम फिर हम एक प्रिकॉशंस लेके करते हैं कि इतना पार्टली पेमेंट इस हिसाब से होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स हम साइनिंग के लिए भेज रहे हैं तो इतना पैसा, सबमिट कर रहे हैं तो इतना पैसा, और आगे अप्रूवल आ जाता है तो रिमेनिंग बैलेंस। सो मेरे केस में क्या है, कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका पेमेंट कभी डिले नहीं होता, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका जनवरी के बिल अभी भी रिलीज नहीं हुए, बट हाँ दोज आर नॉट पोटेंशियल क्लाइंट्स, तो मैं उनको लूज नहीं करना चाहता। उनसे काम आता है, पेमेंट डिलेड होती है, बट कोई नहीं, so, हम चल रही है, खर्चा निकल रहा है। सो खर्चा नहीं निकला सर, मेरे साल भर से पुराने हैं जो अभी ड्यूज चल रहे हैं, वो 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, बट क्लाइंट नहीं छोड़े जाते। ऐसे कि क्लाइंट छोड़ दिया मैंने, ऐसे कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, डिले कर रहा है, तो ऐसे छोड़े ना क्लाइंट्स को। क्लाइंट छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। क्लाइंट छोड़ना तो इजी है, क्लाइंट पकड़ना बहुत मुश्किल है।
सर आरओसी ऑफिसर फ्रेंडली होते हैं अगर चाय समोसा दे दो तो। सारे ऑफिशियल्स फ्रेंडली होते हैं, चाय समोसा दे दो तो कौन नहीं चाहता, लेकिन वी आर नॉट प्रमोटिंग हियर कि हम एक ब्राइब्स को प्रमोट कर रहे हैं। चाय समोसा इस टाइप ऑफ ब्राइब, राइट? ब्राइब तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आप काम गलत कर रहे हो तो आप ब्राइब दोगे। अगर आपका कंप्लाइंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप क्यों चाय समोसा दोगे उनको? अगर एज अ पार्ट कह सकते हो कि आपको उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है कि आप जाते हो, अच्छा लगता है मिलना कि ये सर अच्छे, इनका नेचर अच्छा है, तो वो एक अलग चीज है कि आफ्टर ऑफिस आप चाय समोसा ले लो उनके साथ। बट ऐसा भी नहीं वो प्रॉपर चाय समोसा होता है, ये नहीं कि समोसे के अंदर आलू की जगह नोट भरे हो, ऐसा नहीं होता। सर ये समोसा मैं भी खाना चाहूंगी और हमारी ऑडियंस भी। इसके लिए आपको ऑफिसर होना पड़ेगा। सर अभी ठीक हूँ मैं जाऊँ। सबसे पहले एस्पिरेंट्स को मेंबर बनना पड़ेगा। हाँ सर आप No, I don't like to give any comment on this topic. मतलब आपने दिया है चाय समोसा? मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता इसको। ओके स्किप द क्वेश्चन। सर फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट नहीं आता, सिर्फ पैनिक अटैक आते हैं। True. हाँ, आपको कभी पैनिक अटैक आया है कि पैसा नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, डिले हो रही है पेमेंट? हाँ बहुत आया है, ऐसा तो रहता ही है, प्रैक्टिस का पार्ट है। हम अभी अब इस चीज की आदत हो चुकी है। अभी भी आते हैं बिल्कुल। आपको भी? बिल्कुल मैडम, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रैक्टिस। और ये चीज तो मेन है कि हाँ, पैसा डिले होगा, काम कभी कभी नहीं आएगा तो पैनिक अटैक्स आएंगे। सो है थोड़ा, कभी कभी हम ना रिग्रेट भी फील होने लगता है कि यार मैंने सही किया प्रैक्टिस में आकर, शायद मैं एम्प्लॉयमेंट में ठीक था, या मुझे फिर से स्विच करना चाहिए। ये कभी कभी थॉट्स ये भी आने लगते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस बुरी है। प्रैक्टिस में थोड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए। राइट। तो आप चेंज कॉर्पोरेट में नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस में सब? नहीं, अगर 1 करोड़ का पैकेज बाकी सब कर देंगे। नहीं, मैं तब भी नहीं करूंगा शायद। सर Because चेंज सर, कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सर इज अर्निंग मोर देन 1 करोड़। नहीं, वो चीज नहीं कह सकते। 1 करोड़ की मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो बात ही कुछ नहीं है। सर पार्टी देंगे सीधा फिर तो। सर मतलब ये जो कन्वर्सेशन थी ना, ये पॉडकास्ट था ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी अननोन लोगों से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था ये एक कन्वर्सेशन ऐसी बस चलती रहे, बट हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर आज के लिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया मुझे, और मैंने जो टाइमिंग्स दिया आप उस पे आ गए सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अंकित सर, थैंक यू साजिद सर। थैंक यू रू। एंड सच में आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने जो इनिशिएटिव लिया है। ऑब्वियसली आप इंटरेक्ट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल से, सो इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ रही है। दोस्तों, और आज का एपिसोड एक रिमाइंडर है कि सीएस बनना और एक फर्म को चलाना एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। सीएस बनने का मतलब क्लाइंट फाइल मैनेज करना नहीं होता, बल्कि एक कल्चर क्रिएट करना होता है, ग्रोथ का, एथिक्स का, और साथ साथ चलते रहना होता है। आज का एपिसोड यहीं तक। सीएस साजिद सैफी एंड सीएस अंकित ओबराय सर को थैंक यू, उन्होंने अपना इतना ऑनेस्टली और ओपन अप से क्वेश्चंस का जवाब दिया, इस पॉडकास्ट को बिल्कुल अनफिल्टर्ड कर दिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अनफिल्टर्ड रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद।